हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी को। भाई हमारी जो सत्ता की साझेदारी है काफ़ी मेन चैप्टर है। हमारा जो क्लास 10 का सिलेबस है ना एसएसटी का, उसमें नागरिक शास्त्र यहीं चालू होता है, तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई सत्ता की साझेदारी होती क्या है, बेल्जियम श्रीलंका की जाति संरचना कैसी है, सत्ता को किन किन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो का पूरा टॉपिक। तो बिना किसी देरी के चलो लोग स्टार्ट करते हैं कि सत्ता की साझेदारी आखिर होती क्या है। सत्ता की साझेदारी नाम से साफ है कि भाई ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पूरा जो पावर है वो किसी एक इंसान के पास ना रहे, पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि जो भी निर्णय लिया जाए ना वो एक इंसान ना ले, सब लोग मिलके ले, तो उससे जो आखिरी फाइनल आउटपुट है काफ़ी अच्छा आएगा। इसीलिए जब ऐसा होता है ना तो कोई एक इंसान तानाशाह नहीं बनता, सब लोग जब मिलके काम करते हैं तो देश का विकास जल्दी होता है। तो कुल मिलाकर सत्ता की साझेदारी का मतलब है सरकार की सारी शक्तियों को विभिन्न समूह, जातियों, स्तरों में बांट दिया जाए, जिससे कि कोई एक इंसान तानाशाह ना बने और सबका विकास हो। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी क्या है, बेल्जियम श्रीलंका से क्या सीखता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से कि आखिर बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी है, यहाँ पर कितने % लोग कैसे पाए जाते हैं। तो बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं ना वो पाए जाते हैं डच लोग, जिनकी संख्या लगभग 59% है। ये पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये ऊपर की तरफ रहते हैं, जिसका नाम है फ्लेमिश क्षेत्र। ये जहाँ पर रहते हैं ना उसका नाम है फ्लेमिश क्षेत्र। उसके बाद आते हैं 40% फ्रेंच भाषी लोग। भाई ये उनसे थोड़ा कम है लेकिन उनसे ज़्यादा समृद्ध हैं और पढ़े लिखे हैं। जो फ्रेंच लोग हैं ये नीचे की तरफ रहते हैं, जिसको कहते हैं वेलोनिया क्षेत्र। वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच लोग रहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा जर्मन भाषी लोग भी कुछ % वहाँ पर पाए जाते हैं, लगभग 1% लोग। तो ये काफ़ी अल्पसंख्यक हैं, इनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, हमको जानना चाहिए और इनसे कोई मतलब भी नहीं था इन सब का। फिर हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पर लोग कैसे कैसे कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रुसेल्स में जो बात है पूरी बदल जाती है। ब्रुसेल्स में जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फ्रेंच। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन लोग के पास पैसा ज़्यादा है, वो लोग धनी हैं। हमारे यहाँ पर भी होता है, जब कोई पढ़ लिख जाता है, जब कोई धनी हो जाता है जाके वो शहरों में रहता है, तो इसीलिए जो फ्रेंच लोग हैं ना वो ब्रुसेल्स में रहते हैं, वहाँ पर अपने कारखाने चलाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, जो कि जिनकी संख्या है लगभग 80%। फिर आते हैं हमारे डच भाषी लोग, जिनकी संख्या लगभग 20% है। वो इसलिए क्योंकि भाई ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इतने ज़्यादा कमा नहीं पाते, लेकिन इनकी संख्या है इसलिए वहाँ पर भी कुछ बसे हैं। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कुछ समय बाद तक डच लोग देखते हैं कि भाई फ्रेंच लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उनके अंदर थोड़ा जलन हो जाता है। वो लोग सोचते हैं यार इन लोगों को हम लोग कुछ करके गिराना पड़ेगा, कैसे भी करके हम लोग को ऐसा कुछ कर दें कि इनका सब कुछ कारोबार ठप हो जाए। ठीक है, तो लोग ऐसे कुछ 3-5 करते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि 1950 से 1960 के दशक तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है। फ्रेंच भाषी लोग के बीच में और डच भाषी लोग के बीच में लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेल्जियम की सरकार देख रही होती है कि यार हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो उस समय वो जो बेल्जियम की सरकार है ना वो देखती है श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की भी कुछ हालत ऐसे ही थी, श्रीलंका में भी उस समय गृह युद्ध हो रहे थे। तो क्या हो रहे थे आइए हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, जो कि हमारा पड़ोसी भी है, तमिलनाडु के पास लटका हुआ है। इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वो सिंगली भाषी लोग पाए जाते हैं, जो कि 74% के आसपास हैं। उसके बाद जो पाए जाते हैं वो हैं तमिल, जिनमें भी 2 पार्ट हैं। पहले हैं 13% जो कि श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं। ठीक है, और फिर आते हैं 5% जो कि हिंदुस्तानी मूल के तमिल हैं। वो औपनिवेशिक काल में जब हमारा भारत गुलाम था वो भी गुलाम थे, तो यहाँ से लोगों को ले जाया गया था वहाँ पर बागानों की खेती कराने के लिए। तो उस समय से वहाँ के जो हमारे हिंदुस्तानी गए थे उनके जो वंशज हैं वो वहाँ पर जब थोड़े बच गए तो वो बचे 5% तमिल। ठीक है, फिर आते हैं 7% ईसाई जो है वो भी तमिल और सिंगली दोनों बोलते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि सिंगली जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 74%। तो वहाँ की सरकार देखती है ना कि अगर हम लोग सिर्फ सिंगलियों को बढ़ावा दें जो कि 74% है और यही हम लोग को वोट दे दें तो हमको और किसी की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ सिंगलियों को बढ़ा रही थी ताकि वो सिर्फ सिंगलियों से वोट ले और जीत जाए, क्योंकि भाई 70% लोग अगर उनको वोट दे देंगे तो वो तो वैसे ही जीत जाएंगे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो श्रीलंका की सरकार सिर्फ सिंगलियों को नौकरी दे रही थी, शिक्षा दे रही थी, अस्पताल में जा रहे थे तो वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही थी और बाकी लोग को पूछ ही नहीं रहे थे लोग।
सरकार भी नहीं पूछ रहा था, तो भाई वहाँ पर लड़ाई होने लगी। भाई अब आप ही लोग देखिए, आपके घर में अगर 2 भाई बहन हैं, लड़के को पापा मम्मी ज़्यादा मानने लगे, लड़की को ना मानी तो लड़ाई हो जाएगी, दोनों में गृह युद्ध हो जाएगा। वैसे श्रीलंका में भी होता है। श्रीलंका में जो तमिल लोग होते हैं वो सिंगली लोग से लड़ाई करने लगते हैं, काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है, ठीक है, गृह युद्ध पूरा हो जाता है, अब मतलब घर में ही युद्ध हो जाता है। तो बेल्जियम ऊपर से देख रहा होता है कि भाई अगर हम लोग भी सिर्फ एक ही जाति को आगे बढ़ाएंगे, जिनसे हम लोग अपने लालच में कि हमको वोट मिल जाए, लोग जीत जाएँ, तो भाई हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है। तो हमको अपनी सत्ता को बांटना पड़ेगा, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हमको सबका सम्मान करना पड़ेगा। बेल्जियम की जो रणनीति होती है वो यही होती है, और वाकई में काफ़ी अच्छी रणनीति थी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से काम भी करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सत्ता को बांटने के तरीके कितने कितने हैं, ठीक है। इसके मेन 4 तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाए, ठीक है। और दूसरी आती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि सरकार की शक्तियों को केंद्र और राज्य में बांट दिया जाए, ठीक है। और तीसरी आती है सरकार की शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में बांट दिया जाए, जैसे कि भाषा, धर्म, जाति, समूह, समुदायों में, इस तरीके से सत्ता की शक्तियों को बांट दिया जाए। उसके बाद आखिरी जो आता है वो चौथा तरीका आता है राजनीतिक समूहों और दबाव समूहों के बीच में, कि भाई हम लोग जो सत्ता है ना उसको चुनाव, गठबंधन और ऐसे जो दल होते हैं इन सब में बांट दें ताकि सत्ता का विभाजन हो जाए। तो कुल मिलाकर ये 4 टॉपिक थे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा हाँ अच्छा लगा है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में काफ़ी अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।